नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो हमारी कक्षाएं चल रही थी उसके अंतर्गत हम टॉपिक 9 की आज अंतिम कक्षा लेकर आए, क्लास नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मूल्यांकन को लेकर। और इससे पूर्व में जो है हमने एक क्लास जो है इसकी मापन की ली थी पार्ट 1 के अंतर्गत। पार्ट 2 में हमने आकलन के बारे में बात की। पार्ट 3 और 4 के अंतर्गत हमने मूल्यांकन के बारे में बात की। और आज जो है इसका पार्ट 5 जो है ये अंतिम पार्ट रहेगा और इसमें मूल्यांकन जो है वो कंप्लीट आपके हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। और वीडियो के अंतर्गत हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम आगे आने वाले उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत करवाएंगे और क्या उसका उस टॉपिक के साथ रिलेटिव है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए, आप इससे पूर्व अगर आपने हमारी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से आप सीरियल से क्लास देखें। सीरियल से क्लास देखने के बाद आप स्टडी विद थ्री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएं और वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जो है टॉपिक वाइज जो है निःशुल्क टेस्ट दे रखे हैं PYQ के। उन PYQ टेस्ट को आप सोल्व करें ताकि 100% यूँ कह सकते हैं 360 डिग्री जो है आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और हिंदी की शिक्षण विद्या समाप्त होने के बाद वैसे हमारी साइकोलॉजी की पहली क्लास जो है वो डल चुकी है और उसके अंतर्गत हम नए जुड़े टॉपिक के अंतर्गत NEP 2020 के सामान्य परिचय के बारे में हमने बात की है, जो कि अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। और जैसे ही हमारी ये क्लास खत्म होएगी हिंदी की शिक्षण विद्या, और 2 या 3 दिन के अंतर्गत हम जो है मैथ्स की टीचिंग मेथड जो है वो चालू करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी संस्कृत की भी बहुत सारी डिमांड आ रही है, तो वो भी हम चालू कर देंगे। तो आप सभी साथियों का सपोर्ट जो है वो चैनल पर बना रहना जरूरी है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल से अन्य साथियों को भी जोड़ें और अपने संपर्क में जितने भी साथी हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताएं, ताकि जो है सुचारू रूप से जो है हमारी क्लासें आए और हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिले। क्योंकि आप सभी जो है हमसे उम्मीद रखते हैं, तो हम भी इतनी सी आशा आपसे रख सकते हैं कि आप जो है वो अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो देखिए, आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे मूल्यांकन की तकनीकी एवं साधन, यानी कि मूल्यांकन की जो क्या क्या टेक्निक्स हैं और किस प्रकार से मूल्यांकन जो है लिया जाता है। तो मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका देखिए 3 प्रकार से वर्गीकरण हमने यहाँ पर किया है। संरचना एवं निर्माण के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर, और तीसरा है व्यवहार के पक्षों के आधार पर। संरचना एवं निर्माण के आधार पर मूल्यांकन को 2 भागों में पढ़ा जाता है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। इसके बारे में हमने पूर्व में भी जो है जानकारी ली थी, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत, यानी आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत। प्रमापीकृत जो होता है इसको कहते हैं बाह्य मूल्यांकन, और अप्रमापीकृत जो होता है उसको कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन। और आज भी हम डिटेल से बात करेंगे। और आंतरिक मूल्यांकन जो आपका होता है इसी को कहते हैं शिक्षक निर्मित मूल्यांकन। शिक्षक निर्मित मूल्यांकन। अब देखिए, प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन होता है संख्यात्मक या परिमाणात्मक, और दूसरा होता है आपके गुणात्मक। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक जो आपका होगा उसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दिया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और गुणात्मक जो होगा उसके अंतर्गत आपके भावात्मक, क्रियात्मक और अन्य पक्ष जो है उनके बारे में बात की जाएगी। और व्यवहार के पक्षों के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार से हैं, केवल ज्ञानात्मक, केवल भावात्मक और केवल क्रियात्मक। 3 प्रकार से जो है मूल्यांकन लिया जाएगा। देखिए, हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्माण और संरचना के आधार पर मूल्यांकन के जो है कौन कौन से प्रकार हैं। निर्माण व संरचना के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार है प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। यहाँ से आपके रीट परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार जो है प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत वर्गीकरण जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा जो है इसका वर्गीकरण दिया गया। अब देखिए, आप प्रमापीकृत जो मूल्यांकन होता है इसी को कहा जाता है बाह्य मूल्यांकन। इसी को कहा जाता है बाह्य मूल्यांकन। और अप्रमापीकृत जो मूल्यांकन होता है आपके उसको कहा जाता है आंतरिक या शिक्षक निर्मित मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन की जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी उसके अंतर्गत भी हमने देखा था और आज भी हम बात करेंगे। बाह्य मूल्यांकन जो होता है अधिक विश्वसनीय होता है, अधिक विश्वसनीय होता है तथा निष्पक्ष होता है। क्योंकि बाह्य मूल्यांकन जो होता है यानी कि प्रमापीकृत जो मूल्यांकन होता है वो बोर्ड द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? एक बड़े स्तर पर बोर्ड द्वारा लिया जाता है। और इसमें वस्तुनिष्ठता का भाव होता है। कैसा भाव होता है? वस्तुनिष्ठता जो है उसका भाव होता है। जबकि आपके आंतरिक मूल्यांकन जो है विद्यालय स्तर पर लिया जाता है, यानी एक छोटे स्तर पर लिया जाता है।
और ये आपके जो है कम विश्वसनीय होता है, जैसे कि साक्षात्कार हो गया, अवलोकन हो गया, प्रश्नावली, संचयी आलेख, समाज मिति, रेटिंग स्केल जिसको निर्धारण मापनी या क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं, चेकलिस्ट यानी जांच सूची, केस स्टडी आदि। अब देखिए आप प्रमाणीकृत के अंतर्गत तो बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और व्यक्तित्व के परीक्षण शामिल रहते हैं। ये आपके मुख्य तौर पर यहाँ पर वर्गीकरण हो गया प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत का। इसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए प्रकृति के आधार पर जो है किस प्रकार से मूल्यांकन का वर्गीकरण किया गया है। यह आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से चाहे हिंदी की शिक्षण विद्या हो या किसी अन्य विषय जैसे संस्कृत की शिक्षण विद्या हो, कई जगह आपके मनोविज्ञान में और अन्य विषयों में भी ये उपयोगी है। प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन की जो तकनीक है उसको दो भागों में बांटा गया है, परिमाणात्मक, इसी को कहते हैं संख्यात्मक, और दूसरा आपका है गुणात्मक। अब देखिए आप परिमाणात्मक यानी इसमें क्या प्रदान किए जाएंगे, अंक प्रदान किए जाएंगे। क्या प्रदान किए जाएंगे, अंक प्रदान किए जाएंगे। अब वो अंक प्रदान करने के लिए परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। मतलब लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक रूप से जो परीक्षा होती है वो परीक्षा ली जाएगी। अब जब आपके मौखिक परीक्षा तो आप जानते ही हैं और प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में भी आप जानते हैं, यहाँ पर डिटेल से पूछा जाता है लिखित परीक्षा के बारे में। किसके बारे में, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा को अगर देखें तो जो आपके प्रश्न जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक होता है आपके अति लघु उत्तरात्मक, दूसरा है लघु उत्तरात्मक, और चौथा है आपके निबंधात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण जो होता है यानी रिकॉल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकॉल, आप इंग्लिश में भी इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और प्रत्याभिज्ञान जो होता है उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज, इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज। ये देखिए आप रिकॉल और रिकॉग्नाइज। प्रत्यास्मरण में क्या होता है, बच्चे को जो है या बालक को जो है प्रश्न का उत्तर क्या रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, याद करके वहां पर लिखना पड़ता है। इसमें दो प्रकार होते हैं, सामान्य प्रत्यास्मरण और दूसरा आपके होता है रिक्त स्थान पूर्ति, जिसमें आपको रिक्त स्थान पूर्ति में भी क्या होता है कि आपको याद करके फिर उसके अंतर्गत स्मरण शक्ति पर जोर देने के बाद जो है वो आपको वहां पर लिखना होता है। प्रत्याभिज्ञान जो होता है उसके अंतर्गत प्रश्नों के प्रकार देखिए आप, एक तो होता है आपके एकांतर प्रत्युत्तर यानी सत्य असत्य प्रश्न, दूसरा है आपके बहुविकल्प प्रश्न, बहुविकल्प यानी आपके जो अबसद वाले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न। नेक्स्ट आप देखेंगे मिलान पदरूप। मिलान देखिए एकांतर प्रत्युत्तर सत्य असत्य में भी क्या होगा, सत्य और असत्य जो है वो उसकी पहचान करके केवल टिक करना होगा। मूल्य बहुविकल्प जो होगा उसमें भी चार विकल्प दिए गए होंगे अबसद, उनकी केवल क्या करना है, पहचान करना है। प्रत्याभिज्ञान में केवल क्या करना रहता है, अपने को रिकॉग्नाइज यानी पहचान करना रहता है, और रिकॉल में आपको क्या करना रहता है, स्मरण यानी याद करना रहता है, ठीक है। मिलान पद में भी आपको सामने कॉलम में जो दिया गया है उसकी पहचान करके मिलाना रहता है। वर्गीकरण रूप में आपको वस्तुओं का जो है या जो शब्द दिए गए उनका वर्गीकरण करना होता है, और सादृश्य अनुभव रूप जो होता है उसके अंतर्गत भी आपको क्या करना पड़ता है, पहचान करनी पड़ती है। अब देखिए ये तो आपके हो गया परिमाणात्मक के अंतर्गत लिखित, और लिखित में भी वापिस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार में प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आपकी संस्कृत की शिक्षण वीडियो में भी 3 से 4 प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, और आपकी हिंदी की शिक्षण वीडियो में भी ये उपयोगी है। गुणात्मक में देखिए आप गुणात्मक जो मूल्यांकन होता है वो कैसे होता है, तो उसके कुछ साधन है। अभिवृत्ति मापनी होगी, जैसे अवलोकन हो गया, साक्षात्कार हो गए, प्रश्नावली हो गई, जांच सूची या चेकलिस्ट, समाज मिति या सोशियोमेट्री, क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल कहते हैं जिसको, संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये इनके बारे में जो है हम आगे जो है डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए आप अब यहाँ पर देखिए आप एक बार व्यवहार के पक्षों के आधार पर जो है मूल्यांकन जो है कितने प्रकार का होता है। तो व्यवहार के 3 पक्ष हैं, व्यक्तित्व का हो चाहे व्यवहार कहें, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है उसके अंतर्गत उसकी ज्ञान की जो जांच करनी होती है, तो ऊपर आपने देखा था उसी तरह से यहाँ पर देखिए मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, 3 प्रकार से उसके व्यवहार की जांच की ज्ञानात्मक पक्ष की जो है व्यवहार की जांच 3 प्रकार से की जा सकती है, मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से, लिखित परीक्षाओं के माध्यम से और साक्षात्कार के माध्यम से। भावात्मक पक्ष की अगर जांच करनी है तो उसकी रुचि, अभिवृत्ति, रुचि का मतलब आप कह सकते हैं इंटरेस्ट, अभिवृत्ति जो होती है आपका एटीट्यूड जो होता है, दृष्टिकोण या नजरिया,
समाज मिति परीक्षण, समायोजन परीक्षण और मूल्य परीक्षण। ये इसके अलावा भी कई सारे जो है परीक्षण हो सकते हैं भावात्मक पक्ष के अंतर्गत। क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, आपके मनोगत्यात्मक भी क्रियात्मक पक्ष को कहा जाता है और इसके अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो शामिल रहती हैं। अब देखेंगे आप कि मूल्यांकन के कौन कौन से उपकरण हैं। मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं, किन किन टेक्निक्स से जो है उनकी मदद से, टूल्स की मदद से, इसको देखिए इंग्लिश में कहते हैं टूल्स, ठीक है। उपकरण को क्या कहते हैं, टूल्स। तो टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। अब कई बार जो है ये मूल्यांकन के उपकरण हैं नहीं है, इसके रूप में भी पूछा जा सकता है। कई बार इसी को लिखा हुआ आ सकता है आकलन के उपकरण। किसके उपकरण, आकलन के उपकरण। अब आगे में इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम कि आपके उपलब्धि परीक्षण की जो विशेषताएं होती है वही आपके मूल्यांकन की भी विशेषताएं होती हैं, तो उसको हम अगले टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। इसलिए आप यहाँ पर बने रहें और वीडियो के अंत तक जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। मूल्यांकन के उपकरण के अंतर्गत पहला उपकरण है आपके पोर्टफोलियो। ये उपकरण बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का पहला उपकरण है आपके पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक प्रकार की फाइल होती है। क्या होता है, एक फाइल होती है। प्रत्येक विद्यार्थी की एक फाइल होती है, मतलब सेपरेट पर्सनल, यूँ कह सकते हैं कि पर्सनल, एक हर एक विद्यार्थी की एक पर्सनल फाइल होती है जिसको पोर्टफोलियो कहते हैं। विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य, विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य। अब कार्य भी कैसे होंगे, एक निश्चित अवधि में किए गए कार्य, जिसके अंतर्गत चित्र, नमूना कार्य पत्रक, मतलब चित्र और नमूना कार्य पत्रक के रूप में संकलित होते हैं। विद्यार्थी द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो जो है चित्र भी हो सकते हैं, नमूना कार्य पत्रक भी हो सकते हैं, उनको पोर्टफोलियो फाइल में संधारित किया जाता है। अब देखेंगे आप छात्र की प्रगति के बारे में शिक्षक को, अभिभावक को और स्वयं छात्र को जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो फाइल जो है इसकी मदद से स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जानकारी शिक्षक को भी मिलेगी, अभिभावक को भी मिलेगी और स्वयं छात्र को भी मिलती रहेगी। उसी कक्ष में सुरक्षित स्थान पर रखी जाती हैं। यानी पोर्टफोलियो फाइल के लिए संधारण किस प्रकार से किया जाता है, तो उसी कक्ष की किसी अलमारी में, किसी ताक में या किसी व्यवस्थित स्थान पर जो है इन पोर्टफोलियो फाइल को रखा जाता है, क्योंकि ये वर्ष पर्यंत चलती हैं। वर्ष पर्यंत छात्र ने क्या कार्य किया है उस सभी का रिकॉर्ड जो है उसके अंतर्गत रखा जाता है। अध्यापक द्वारा टिप्पणी अनिवार्य। अब देखिए एक A4 साइज का पेज है, जैसे इसके ऊपर बच्चे को कार्यपत्रक दिया है। अब कार्यपत्रक के रूप में आपने लिख दिया कुछ भी और बच्चों से कार्य करवाया, बच्चों से जैसे पेड़ पौधे के चित्र बनवाएं या आपको बच्चों को जो है पेड़ पौधों के नाम लिखने के बारे में कहा है, कुछ भी कार्य आपने दिया है गणित विषय में, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग दिया है, तो नीचे जो है आपको अध्यापक को क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। टिप्पणी करने के बाद उस फाइल में क्या करना है, उसको उस फाइल में क्या करना है, अटैच करना है। उस फाइल के अंतर्गत जो है जितने भी आपके बच्चे ने जो है कार्य किए हैं वो सारे उसमें अटैच करने हैं। प्रतिमा बैठक में अभिभावकों के साथ पोर्टफोलियो फाइल क्या की जाती है, साझा की जाती है और छात्र की प्रगति को दर्शाने के लिए बच्चे की क्या प्रोग्रेस रही है, पिछला जो कार्य है उसके द्वारा किया गया उसमें और वर्तमान कार्य में क्या सुधार हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी जो है दी जाती है। अब हो सकता है वो उन्नति भी हो और अवनति भी हो सकती है, मतलब कमी को भी जो है वहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपके हो गया पोर्टफोलियो एक फाइल है और उसके अंतर्गत बच्चों का इस प्रकार से रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा आपके मूल्यांकन का उपकरण हो गया रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल जो है इसको कहते हैं क्रम निर्धारण मापनी। क्या कहेंगे इसको, क्रम निर्धारण मापनी। अब क्रम निर्धारण मापनी में क्या होगा, देखिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु जो होती है उसका क्या होगा, व्यक्ति या वस्तु का स्थान निर्धारण करने के लिए, यानी उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए, उसकी विशेषताओं गुणों के मापन के लिए उपयोग किया जाता है कि बालक में कितनी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसमें गुण कितने हैं, उन सब के मापन के लिए जो है उपयोग लिया जाता है रेटिंग स्केल। और रेटिंग स्केल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक 10 अंक का कोई प्रश्न पत्र है, 10 अंक का जैसे प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र पर प्राप्त अंक जो है उसके आधार पर एक स्केल का निर्धारण कर दिया कि अगर एक बच्चे का एक अंक से लगाकर, जैसे ये 10 अंक तक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अब जैसे किसी बालक के अगर 5 अंक तक आते हैं तो वो बालक जो है वो कमजोर छात्र की श्रेणी में आएगा। दूसरा आप देखेंगे 6 से 8 अंक के बीच में है अगर, तो वो औसत की श्रेणी में आएगा, और 9 से 10 अंक अगर हैं तो वो श्रेष्ठ की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार उस बालक का क्रम निर्धारण, श्रेणी निर्धारण जो है वो किया जाता है, किसके आधार पर, रेटिंग स्केल की मदद से। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा उपकरण है आपके चेकलिस्ट। चेकलिस्ट जो है
उसको कहते हैं चेक का अर्थ होता है जांच और लिस्ट का अर्थ होता है सूची। चेक लिस्ट या जांच सूची जो होती है वो क्या होती है, देखिए इसमें क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अब सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाएगी, बालक की रुचि, अभिवृत्ति आदि से संबंधित, और इसके जो आंसर जो होंगे और चेक लिस्ट जो होगी वो यस और नो के रूप में होगी। बालक को जो है हाँ या नहीं में क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे कि क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो बालक का जवाब हाँ या नहीं दोनों में से हो सकता है। इस प्रकार से सूचनाएं एकत्रित की जाएगी। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप किस खिलाड़ी को पसंद करते हो, या आप बैटिंग करना पसंद करते हो, बल्लेबाजी करना, या आप गेंदबाजी करना पसंद करोगे। इस प्रकार से उस बालक के जो किसी क्षेत्र में जो है सूचनाएं जो है प्राप्त की जाती है। लेकिन याद रहे कि इसमें छात्र की संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है प्रश्न जो है इतने प्रश्न भी नहीं बनाए जा सकते कि उस संपूर्ण विषय वस्तु की जानकारी मिल जाए। अब आप देखेंगे इसका एक कमी या दोष यही है कि छात्र की संपूर्ण जानकारी इस हाँ या नहीं के माध्यम से नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर छात्र बोलकर ही बता सकता है डिटेल से, तो हाँ या नहीं में जवाब देने से सारी जो है समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। अब आप देखेंगे समाज मिति विधि। समाज मिति विधि को कहा जाता है सोशियोमेट्री, सोशियोग्राम और सोशियोग्राफ। ये इसके इंग्लिश में अलग अलग नाम है। इसके जनक जो हैं वो हैं J.L. मोरेनो, और कई बार J.L. मोरिनो भी लिखा हुआ आता है। समाज मिति विधि जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में प्रश्न आया हुआ है रीट में कि व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि, और शायद शिक्षण विधि जो है हिंदी की उसमें भी पूछा गया है। तो व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? समाज मिति विधि। समाज में या कक्षा में मॉनिटर, जैसे कक्षा में मॉनिटर हो गया, उसी तरह से समूह में श्रेष्ठता का मापन करने के लिए, समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में श्रेष्ठ व्यक्ति का तो निर्णय होता ही है, उसी प्रकार से महत्वहीन व्यक्ति का भी निर्णय होता है। किस व्यक्ति का महत्व नहीं है इस बारे में भी है जानकारी मिलती है। तो किसी समूह में श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करना है, समूह में श्रेष्ठता का मापन करना है, समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करना है, चाहे कक्षा में मॉनिटर बनाना है, तो उसके लिए समाज मिति विधि जो है उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आप आगे उपाख्यान या घटनावृत्त, इसी को कहेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और इसको आकस्मिक निरीक्षण भी कहा जाता है। उपाख्यान विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वस्तुनिष्ठ वर्णन किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द है, वस्तुनिष्ठ वर्णन। उपाख्यान जो होता है इसके अंतर्गत सारी जो सूचनाएं होगी वो वस्तुनिष्ठ अर्थात निष्पक्ष होगी। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे उसके व्यवहार से संबंधित, उसकी कौशल या क्षमताओं से संबंधित, उसकी अभिवृत्ति से संबंधित, जैसे बिहेवियर, स्किल्स और एटीट्यूड से संबंधित, ये सारी जो है जानकारी उसमें रखी जाएगी। नेक्स्ट है आपके संचयी अभिलेख यानी क्युमुलेटिव रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे की क्लास से संबंधित सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ताकि विद्यालय में पढ़ते समय, विद्यालय में पढ़ाई छोड़ने के बाद आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड या सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे कई बार जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी व्यक्ति को अपने विद्यालय रिकॉर्ड के लिए जो है विद्यालय जाना पड़ता है, जैसे कोई मार्कशीट खो गई है या कोई टीसी चाहिए या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो उसके विद्यालय जीवन में उपयोग में आया हो और उसके बाद से जो है वो उपयोग में नहीं लिया गया हो, लेकिन अब उसकी आवश्यकता है, इसलिए कई वर्षों तक जो है संधारित और सुरक्षित रखा जाता है। ये संचयी अभिलेख जो होता है इसको कई बार जो है क्या किया जाता है, देखिए इसमें कई वर्षों बाद जो है भी संधारित और सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जो है कोई स्टूडेंट, जो भूतपूर्व स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के निकल गए हैं विद्यालय से, वो भी कई बार उनकी जानकारी लेने के लिए आते हैं, तो उसको डाटा आसानी से दिया जा सके। प्रवेश से लेकर विद्यालय छोड़ने तक सारा रिकॉर्ड इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत अकादमिक रिकॉर्ड भी होता है, जैसे पूरे वर्ष पर्यंत का जो उनका, ये यूँ कह सकते हैं कि उसने जब तक पढ़ाई की है विद्यालय में तब तक का रिकॉर्ड, अटेंडेंस, उसकी अचीवमेंट यानी उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। उसी को कहते हैं संचय अभिलेख यानी इकट्ठा किया हुआ एक अभिलेख। नेक्स्ट आप देखेंगे दत्त कार्य। दत्त कार्य को कहते हैं असाइनमेंट, और इसी को कहते हैं नियत कार्य भी कहते हैं। विषय वस्तु पर आधारित जो भी कक्षा कार्य होता है और गृह कार्य होता है, और कई बार क्या होता है विषय वस्तु के अतिरिक्त जो है, या यूँ कह सकते हैं पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त जो कार्य होता है वो भी दत्त कार्य के अंतर्गत दिया जा सकता है। विद्यार्थियों को सूचना खोजने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने तथा उन्हें लिखकर प्रकट करने का अवसर प्रदान करते हैं। दत्त कार्य मतलब आपने जो असाइनमेंट बनाते हैं, आप किसी पाठ्यक्रम या किसी कोर्स में जो कार्य करते हैं वही आपका असाइनमेंट कहलाता है। उसके अंतर्गत छात्र को स्वयं जो है उन्हें लिखकर प्रकट करने का अवसर प्रदान करते हैं,
और स्वयं अपने विचार भी जो है उसमें लिख सकते हैं। अब ये असाइनमेंट जो है दत्त कार्य, यानी दत्त कार्य का सामान्य अर्थ होता है दिया हुआ या दिया गया कार्य। ये दिया गया कार्य जो होता है, आप बच्चे को जो कार्य देते हो, चाहे वो होमवर्क के रूप में हो, क्लास वर्क के रूप में हो, विषय वस्तु से संबंधित है, वो सारे ही दत्त कार्य के अंतर्गत आएगा। दत्त कार्य ऐसा हो जो विद्यार्थी स्वयं द्वारा पूरा किया जा सके, विद्यार्थी जो है वो स्वयं पूरा कर सके, इस प्रकार का दत्त कार्य जो है विद्यार्थी को देना चाहिए। अब है देखिए अगला उपकरण है प्रश्नावली। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर देखिए आप प्रश्नावली को कागज कलम विधि भी कहते हैं, यानी कि इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। इसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, पेपर पेंसिल टेस्ट कहें चाहे पेपर पेंसिल मेथड कहें, क्योंकि पेपर पेंसिल की जरूरत पड़ती है किसमें, लिखित में। अब कोई चीज लिखकर जवाब देना है तो वही आपके प्रश्नावली हो गया। लिखित, इसको लिखित साक्षात्कार भी कहा जाता है, क्योंकि प्रश्नों का जवाब इसमें कैसे देना होता है, लिखकर, यानी लिखित रूप में। देखिए प्रश्नों का समूह होता है, यानी कि कुछ प्रश्न होते हैं, उनका लिखित रूप में क्या होता है, जवाब देना होता है। प्रश्न भी लिखित रूप में होते हैं और इसका उत्तर भी कैसे देना होता है, आपको लिखित रूप में देना होता है। देखिए आप, प्रश्न सरल व संक्षिप्त होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए इसके अंतर्गत, सरल व संक्षिप्त होने चाहिए। और प्रश्नों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, यानी प्रश्नों के उत्तर ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए। इस विधि के जनक जो है, मतलब प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, वुडवर्थ हैं। और नोट डालकर यहाँ पर इंपॉर्टेंट में लिखा गया है, देखिए आप, कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछा जाए, दोनों विधि अलग अलग है, इसके प्रश्नोत्तर विधि के जनक पूछा जाए तो आपके कौन हो जाएंगे, सुकरात हो जाएंगे। प्रश्नावली विधि जो है ये आपके लिखित रूप है, क्योंकि इसमें प्रश्न भी क्या होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, उत्तर भी लिखित रूप में। जबकि आपके प्रश्नोत्तर विधि जो होती है ये क्या होती है, मौखिक रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। यही इन दोनों विधियों में अंतर है, इन दोनों विधियों के जनक में भी ये अंतर है। और इसकी क्या विशेषताएं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब देखिए आप, नवा जो आपका उपकरण है मूल्यांकन का, वो है आपके साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इससे आप सभी परिचित हैं। यह देखिए आमने सामने बैठकर उद्देश्यपूर्ण, अब ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। कैसा वार्तालाप है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। अब साक्षात्कार जो है वो किस रूप में लिया जाएगा, मौखिक रूप में लिया जाता है। एक प्रकार से ये कैसी प्रश्नोत्तरी है, मौखिक प्रश्नोत्तरी। और वैसे भी प्रश्नोत्तरी जो होती है वो मौखिक रूप में होती है, प्रश्नावली जो होती है वो लिखित रूप में होती है। प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ हाव भाव तथा व्यवहार का भी आकलन किया जाता है। जैसे आप इंटरव्यू के अंतर्गत देखते हैं कि उसका रहन सहन, उसके कपड़े, उसके चलने का तरीका, उसके व्यवहार का, बोलने का तरीका, सारी चीजें जो है वो साक्षात्कार के अंतर्गत क्या किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। प्रयोगकर्ता यानी जो एग्जामिनर जो होता है उसका व्यक्तित्व तथा व्यवहार अभ्यर्थी यानी जो स्टूडेंट होता है उसकी अनुक्रिया व परिणाम को प्रभावित करता है। यानी कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू में अगर सामने बैठने वाला जो पैनल है उसके व्यवहार का भी आपके प्रश्नों के जवाब पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर एक सरल और सहज व्यक्तित्व वाला ये पैनल बैठा है अगर, और बहुत ही आसानी से आपके साथ आप उनसे घुल मिल गए हैं, तो आप प्रश्नों का सहजता के साथ जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कठोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आपके सामने है जिसकी वाणी में कठोरता हो और उसके बोलने का तरीका जो है कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता है, तो निश्चित तौर पर आपके हाव भाव में और आप कहीं न कहीं परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आप जवाब जो देंगे उसमें कहीं न कहीं विभिन्नता आएगी, मतलब आपके जो आंसर जो होंगे उसके ऊपर भी उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा। साक्षात्कार कई प्रकार से होता है, नियोजित साक्षात्कार भी होता है, नियोजित साक्षात्कार भी होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि साक्षात्कार दो प्रकार से होता है। एक प्रकार ऐसा होता है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की सीमा का निर्धारण रहता है कि इस सिलेबस के अंतर्गत से ही साक्षात्कार लिया जाएगा। और दूसरा ऐसा होता है जिसमें कोई संरचना नहीं होती है, उसका कोई निश्चित यूँ कह सकते हैं पाठ्यक्रम नहीं होता है, तो संरचित पाठ्यक्रम भी होता है और असंरचित पाठ्यक्रम भी होता है। तो ये आपके साक्षात्कार के दो प्रकार जो हैं मुख्य रूप से ये हैं। अब हम देखेंगे आगे रूब्रिक्स क्या होता है। अब देखिए रूब्रिक जो है ये कई बार सीटेट में पूछा गया है। किसके अंतर्गत, सीटेट में पूछा गया है, और रीट के अभ्यर्थी अभी तक जो है इससे वंचित हैं। और शायद एक प्रश्न जो है मैंने शायद मनोविज्ञान या किसी विषय में देखा है कि रूब्रिक के बारे में पूछा गया है कि एक रूब्रिक क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए यह एक ऐसी तकनीक है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह के स्टूडेंट के काम के सभी घटकों के अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। देखिए बच्चों ने जो लिखित हो चाहे मौखिक हो, किसी भी तरीका का अगर कार्य है स्टूडेंट का, उसके सभी घटक में अचीवमेंट को इंडिकेट करता है, मतलब उपलब्धियों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये उपलब्धियों को दर्शाता है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक उपलब्धियां हो, उसको दर्शाने वाला एक उपकरण है कि बच्चे ने किस प्रकार से जो है लिखित और मौखिक में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
अवलोकन। अवलोकन प्रेक्षण, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अवलोकन के देखिए कितने प्रकार है, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रकार है स्व अवलोकन और बाह्य अवलोकन। स्व अवलोकन का अर्थ होता है खुद का अवलोकन खुद करें, और बाह्य अवलोकन का अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो है अवलोकन आपका किया जाता है। अगला है देखिए सहभागी या असहभागी। ये देखिए इनके नाम से ही स्पष्ट है। सहभागी या सहभागी में क्या होता है, अवलोकनकर्ता जो होता है, जो जैसे आप अवलोकन करना चाह रहे हो किसी छात्र का, तो आपको उस समूह में क्या होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। समूह में क्या होना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। इसको कहते हैं सहभागी। मतलब आप खुद जो है उस समूह में घुल मिल जाते हैं, उसके बाद उस बच्चे का क्या करते हैं, सहजता के साथ उसका निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। असहभागी यानी दूर रहकर, उस समूह से दूर रहकर आप उसका क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। श्रेष्ठ निरीक्षण जो होता है वो होता है आपके सहभागी वाला होता है, क्योंकि उसमें आप बच्चे के साथ घुल मिलकर और सारी जानकारी जो है आप आसानी से अवलोकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नियोजित और अनियोजित। नियोजित यानी एक ऐसा अवलोकन जिसमें पूर्व सारे जो है सीमाएं जो होती हैं उस निर्धारण होता है कि किस प्रकार से जो है सीमा निर्धारण होता है, और उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अवलोकन करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें नियोजित रहती है। नियोजित यानी प्लानिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनियोजित। अनियोजित यानी इसको कहते हैं आकस्मिक निरीक्षण। एक प्रकार से ये आकस्मिक निरीक्षण है, इसमें किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं होता है, किसी भी वक्त व्यक्ति का जो है नियोजन किया जा सकता है। और इन दोनों में अगर श्रेष्ठ की बात करें तो अनियोजित जो होता है वो आपकी क्या रहता है, श्रेष्ठ रहता है। इसमें बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलोकन जो होता है उसमें प्रत्यक्ष जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको किसी बालक का अवलोकन करता है, आप स्वयं जो है उसका अवलोकन कर रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, तो वो तो हो गया आपके प्रत्यक्ष अवलोकन। और अप्रत्यक्ष अवलोकन में जैसे कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे के द्वारा जो है उसका क्या हो रहा है, अवलोकन हो रहा है। जैसे सीसीटीवी के माध्यम से आप अपनी शॉप का, या ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो जगह जगह चेक पोस्ट वगैरह बने होते हैं उनके, तो उनका क्या करते हैं, वो निरीक्षण करते हैं। क्योंकि अब प्रत्यक्ष रूप से अगर व्यक्ति निरीक्षण करेगा तो वही आपके लिए क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन। अब ये एक प्रकार से आपका क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड आपके क्या कब बनेगा, वर्ष के अंत में, सत्र उपरांत, यानी सत्र समाप्ति पर भी कह सकते हैं। सत्र की समाप्ति पर जो है ये दिया जाता है बालक को। इसमें क्या होता है, इसको रिजल्ट के नाम से भी जाना जाता है, मार्कशीट, रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड। व्यक्तित्व मतलब बालक की व्यक्तिगत सूचनाएं इसमें शामिल रहती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो सूचनाएं होती हैं इसमें सभी विषय की सूचनाएं शामिल रहती है, प्लस संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष के बारे में वहाँ क्या होती हैं, ग्रेड और समेकित टिप्पणी उसमें शामिल होती हैं, जो कि आप बच्चे को जो है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो देते हैं, होलिस्टिक कार्ड, वही आपके हैं वार्षिक प्रतिवेदन। अब देखिए ये हमारी तरफ से मूल्यांकन यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन मूल्यांकन का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उसकी हम कहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में भी हम बता देते हैं। देखिए आप मूल्यांकन की जो विशेषता है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की विशेषताएं। अब मूल्यांकन कैसा, एक अच्छा मूल्यांकन जो है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, ये रीट में कम से कम यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। और रीट के अंतर्गत ही आपके 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं कि एक उत्तम परीक्षण या यूं कह सकते हैं अच्छा परीक्षण। अब परीक्षण कैसा, एक अच्छा जो है उपलब्धि परीक्षण, उसकी क्या विशेषताएं, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। अब जो आपके मूल्यांकन की जो विशेषता है वही आपके एक अच्छे परीक्षण की या अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपलब्धि परीक्षण। उस उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वैधता क्या होती है, एक वैध परीक्षण क्या होता है, वैधता, ये कह सकते हैं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकारिता, व्यापकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि गुणात्मक भी होती हैं और मतलब तकनीकी जो है वो भी होती है, व्यवहारिक भी होती हैं। तो तकनीकी विशेषता और व्यवहारिक विशेषता ये सब उपलब्धि परीक्षण की भी है, मूल्यांकन की भी है। तो ये जो है, और उसी प्रकार से देखिए मूल्यांकन में आपने देखा प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत मूल्यांकन अपन ने देखा था, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। और वही चीजें जो है वापस आपके उत्तम परीक्षण के अंतर्गत भी है कि प्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है, अप्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है। अब ऐसा किस लिए हो रहा है, देखिए आप मूल्यांकन के अंतर्गत भी परीक्षा ली जाती है। अब परीक्षा के लिए पेपर तैयार किया जाता है, तो जो पेपर की जो विशेषता होगी वही आपके मूल्यांकन की भी विशेषता हो जाएगी। इसलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसकी विशेषताएं और आपके मूल्यांकन की जो विशेषताएं
अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता और अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, यानी सेम हो जाएगी। इसलिए हम जो है इसको उपलब्धि परीक्षण वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो है मूल्यांकन का टॉपिक कंप्लीट तो यहाँ पर हो गया है, और अगला अपना टॉपिक जो है उपलब्धि परीक्षण रहेगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो कॉमन चीज़ है उपलब्धि परीक्षण में भी और मूल्यांकन में भी, वो हम जो है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि विशेष तौर पर वहीं से जो है वो कंटेंट पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।